Hello everyone, myself Dr. Sandeep Sharma from Basil Lifestyle Medicine। दोस्तों, ये जो आज का हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, एडवांस वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस वर्ल्ड है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काफ़ी ग्रोथ हो रही है, हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ हो रहा है, सब कुछ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारा नॉलेज टेक्नोलॉजिकली, मेंटली, मेडिकली हर डायरेक्शन में हम बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं और करीबन उतनी ही तेज़ी से कुछ बीमारियां जो हैं वो बढ़ रही हैं, जिसे ज़्यादातर लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ ही हैं। उन्हीं टॉपिक में से एक बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी है और बहुत पेचीदा बीमारियों में से एक है, उसे कहते हैं कैंसर। ये जो कैंसर है, ये अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है। हमारे अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों में अलग अलग कैंसर पाया जाता है। अगर मुंह के अंदर है तो उसको माउथ कैंसर या ओरल कैंसर कहते हैं। हड्डियों में है, हड्डी का कैंसर। पैंक्रियाज में है, पैंक्रियाटिक कैंसर। लिवर में है, हिपैटिक कैंसर। कोलन में है, कोलन कैंसर। अलग प्रोस्टेट में है, प्रोस्टेट कैंसर। बहुत सारे अलग अलग कैंसर है। आज पर्टिकुलरली जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है कोलन कैंसर, यानी कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं इसे। मतलब आज जिस टॉपिक पे मैं आपको गहराई से समझाने या बताने वाला हूँ वो है कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर हमारे पाचन तंत्र, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके कोलन वाले पार्ट में पाया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं कोलन कैंसर। मतलब अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा पेट का रेक्टम से पहले असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन, मतलब कॉलन के जो है 3 भाग होते हैं, उनमें से किसी भाग में अगर कैंसर हो जाए उसे कोलन कैंसर कहते हैं। ज़्यादातर औसतन ये डिसेंडिंग पार्ट में पाया जाता है। तो जो कोलोरेक्टल कैंसर है, इस कोलोरेक्टल कैंसर एक ऐसा कैंसर है, आप ये समझ लीजिए जितने भी मॉडर्न वर्ल्ड हैं या फिर जितने भी एडवांस कंट्रीज़ हैं, एडवांस कंट्रीज़ का मेरा मतलब है कि जैसे यूनाइटेड स्टेट को लीजिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सबसे विकसित देशों में आता है। चाहे आप ब्रिटेन को ले लीजिए, जितने भी विकसित देश हैं और ऐसे देश जहाँ पे मांसाहार का प्रयोग ज़्यादा होता है या नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा होता है या फिर प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा उपयोग में होता है, वहाँ पे कोलन कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। मतलब ऐसा देखा गया है कि जो कोलन कैंसर है, कोलन कैंसर और प्रोसेस्ड फूड, मीट, स्वीट डाइट, मतलब जिसमें मांस का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो, नॉन वेजिटेरियन फूड का ज़्यादा प्रयोग हो रहा हो और बहुत मीठा प्रोसेस्ड फूड का प्रयोग जहाँ ज़्यादा होता है, वहाँ पे देखा गया है कि सबसे ज़्यादा कोलन कैंसर पाया जाता है। अब ये जो कोलन कैंसर है, इसको पता कैसे करते हैं कि कोलन कैंसर हो गया है? तो ये जो कोलोरेक्टल कैंसर है, इसमें हम क्या करते हैं, मरीज़ का जो कोलन है उसको एग्जामिन करते हैं। कैसे एग्जामिन करते हैं? कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी एक पद्धति है जहाँ पे हम कैमरा डालते हैं मरीज के मल द्वार से और वो कैमरा जो है कोलन तक जाता है और उस कैमरे के मदद से जो वहाँ की तस्वीरें आती हैं उसको कंप्यूटर में एनालाइज किया जाता है। जो चिकित्सक होता है वो उसको देखता है, उसी से हम पता लगाते हैं कि मरीज को कोलन कैंसर है कि नहीं है। ठीक। और कैसे हम पता कर, जैसे अब कोलन कैंसर होगा तो लेकिन वो सिम्टम क्या आएंगे ताकि आपको पता चले कि हाँ हमको कोलन कैंसर हो सकता है। अगर किसी दूसरी बीमारी में या अगर कोलन कैंसर या फिर किसी और बीमारी में अगर हम कोलोनोस्कोपी करते हैं, उसमें ये उभार नुमा चीज़ अगर हमारे कैमरे में दिख रहा है तो वो एक कैंसर का अर्ली साइन हो सकता है। माने प्रारंभिक जो एक इंडिकेशन है वो हो सकता है कि हाँ ये आने वाले समय में कोलन कैंसर की तरफ इशारा करेगा। और सबसे बेसिक चीज़
जो हमें एक सिग्नल देता है कि शायद हम कोलन कैंसर की तरफ जा रहे हैं, वो है जब आप मल त्याग करते हैं या फिर जब आप फ्रेश होने जाते हैं, अगर आपके मल में खून आ रहा है, आपका मल लाल है या फिर ब्लैक है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्नल है कि हाँ शायद हो सकता है कि हमें कोलन कैंसर हो। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आपके साथ हो रही है तो कोलोनोस्कोपी करा लेना एकदम सही समय पे, बहुत जल्दी पता चल जाएगा तो इलाज में ज़्यादा आसानी होगी। जैसे ही हमें पता चल जाते कि हाँ हमको मल द्वार से खून आ रहा है, हम चिकित्सक से मिलेंगे, चिकित्सक कोलोनोस्कोपी करेंगे और हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमको कोलन कैंसर की तरफ जा रहा है या फिर कुछ दूसरा कारण है। मतलब जो कोलन कैंसर है वो कैमरे में कोलोनोस्कोपी करके हमें बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है अर्ली स्टेजेस में कि ये हमारा जो खून आ रहा है वो कहीं कोलन कैंसर की तरफ तो नहीं है। ऐसा नहीं कि हर बार खून आएगा तो वो कोलन कैंसर ही हो। कहने का मतलब ये है, ऐसा कुछ सिम्टम आ रहा है तो इससे पहले ही हम उसका जांच करा लें ताकि हमें पता चल जाए ये कोलन कैंसर तरफ तो नहीं जा रहा है। अगर चिकित्सक को लगता है कि हाँ ये कोलन कैंसर है तो उसका जो जांच है वो बाहर जाता है, हिस्टोपैथोलॉजी जो लैब होती हैं वहाँ पे जाता है, वहाँ माइक्रोस्कोप से देखते हैं और सेल का जो उसके अंदर जो सेल होते हैं वो किस प्रकार से हैं उससे डायग्नोसिस हो जाता है कि हाँ ये कोलन कैंसर है कि नहीं है। अगर हमारा अंदर का जो कोलन है अगर वो कैंसरस हो रहा होगा, साइज में बढ़ेगा, जो बायोप्सी है उसमें ऐसा लगता है कि हाँ ये कोलन कैंसर है, तो हम बहुत अर्ली स्टेजेस पे इसको पकड़ लेंगे। जितना अर्ली स्टेज में हम इसको पकड़ेंगे उतना जल्दी हम इस खतरनाक भयानक बीमारी के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ठीक, अब आते हैं जो कोलोरेक्टल कैंसर है। यहाँ तक तो ठीक है, बहुत एक बेसिक है कि भाई अगर कुछ ऐसा होता है हम कोलोनोस्कोपी कराएंगे और इलाज की तरफ कंफर्म हो जाएगा कैंसर है। इलाज तो ठीक है, अगर हो जाता है तो कीमोथेरेपी वगैरह बहुत सारे प्रोसीजर हैं, सर्जरी है, लेकिन मैं आज आपका ध्यान किसी और चीज़ की तरफ केंद्रित कर रहा हूँ। मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक डाटा आपके साथ शेयर करूँगा जिससे आपको मेरी बातें समझने में काफ़ी आसानी होगी। वो डाटा क्या है? वो डाटा ये है कि हमारा जो कंट्री है, भारत है, ये जीडीपी में तो अमेरिका से 10 गुने से भी कम है। मतलब हमारे जो जीडीपी है, हमारा जो इकॉनमी है वो अमेरिका से 10 गुना कम है। पॉपुलेशन उससे भी बहुत 3 गुना ज़्यादा है। मगर इसके बावजूद भी जो कोलोरेक्टल कैंसर है वो भारत के मुकाबले अमेरिका में 10 गुना ज़्यादा है। मतलब भारत से 10 गुना ज़्यादा लोग कोलन कैंसर का जो शिकार हैं वो यूएस में होते हैं। और मैंने आपको बताया भी था, जहाँ जिस देश में मीट का कंजप्शन ज़्यादा होगा, प्रोसेस फूड का कंजप्शन ज़्यादा होगा, उस देश में कोलोरेक्टल कैंसर ज़्यादा पाया जाएगा। तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है और प्रूफ भी होता है कि यस, ज़्यादा प्रोसेस फूड खाने से कोलन कैंसर ज़्यादा होता है। अब आते हैं, मैं आपको इतनी सारी कहानियाँ बता क्यों रहा हूँ? मैं आपको इतनी सारी कहानियाँ इसलिए बता रहा हूँ, हमारे भारत में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक मसाला है या फिर एक स्पाइस है जिसे कहते हैं हल्दी। हल्दी के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पाया जाता है जिसे कहते हैं कुर्क्यूमिन। कुछ और कोलन कैंसर के जो सिम्टम हो सकते हैं, अगर आपके मोशन जाने में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हैबिट बदल रही है, मैरून या ब्लैक कलर का स्टूल आ रहा है, मल के द्वार से खून निकल रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अच्छे से पेट साफ नहीं हो रहा, पेट हमेशा फूला रहता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है और वेट लॉस हो रहा है। मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये कुछ और बीमारियों में भी सिम्टम हो सकते हैं, मगर कोलन कैंसर में भी ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं। ठीक, तो मैं आपका ध्यान कहाँ पे आकर्षित करना चाह रहा था? हल्दी के ऊपर। जो हल्दी है, हमारे भारत देश में हल्दी का बहुत यूज़ होता है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे धार्मिक जो हिंदू में जो भी जो हमारा
कल्चर है उसमें हल्दी का बहुत प्रयोग होता है, चाहे वो हमारा दाल हो चाहे सब्जी हो। ऐसा शायद ही कोई चीज़ है जहाँ पे हम हल्दी का यूज़ ना करते हों। पूजा पाठ में भी बहुत यूज़ होता है, और चाहे हमारे जो भी रिचुअल्स हैं उसमें हल्दी तो यूज़ होता ही होता है। तो मैं आपका ध्यान हल्दी के जो मेडिसिनल यूज़ है और उसका जो इफ़ेक्ट है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या इफ़ेक्ट है? वो ये है कि जो हल्दी है, हल्दी जो है हमारे कोलन पे एब्जॉर्ब जो है वो सिर्फ केवल 2% होता है, और करीबन 98-97% जो है वो हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वहाँ पे आगे पास हो जाता है। मतलब मान के चलिए ये हमारा स्टमक है, स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, और जो हमारा नली है, ये जो हमारा पेट की नली है वहाँ पे पास होता है। जब पेट की नली से पास होगा तो क्या होगा, वो जो हमारा स्टमक है, जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर है, उसकी दीवारों को छूता हुआ आगे बढ़ेगा। जो हल्दी एब्जॉर्ब नहीं हुई है वो क्या होगी, हमारे पेट के जो दीवार है उसको छूता हुआ, उसमें टच करता हुआ पास होता जाएगा। उससे होता क्या है, हल्दी के अंदर जो गुणकारी केमिकल है जिसको कुर्क्यूमिन कहते हैं, और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो हमारे पेट के दीवार से छूते हुए जाते हैं। और ऐसा होने से होता क्या है, जो हमारा पेट का आंतरिक भाग है वो हल्दी से एकदम उसका पेंट हो जाता है, पुत जाता है, वो सराबोर हो जाता है हल्दी से, और जो कैंसर में कन्वर्ट होने वाले ऐसा कुछ होने वाला था उसको वहीं पे रोक देता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, हल्दी एक ऐसा चीज़ है जो बहुत कम एब्जॉर्ब होता है और पूरा पास हो जाता है। मतलब अगर आप मान लीजिए 100 ग्राम हल्दी खा रहे हैं तो सिर्फ 2 ग्राम ही एब्जॉर्ब होगा, 97-98 ग्राम पास होकर हमारे मल द्वार से बाहर निकल जाएगा। जब मल द्वार से बाहर निकलता है उस समय क्या होता है, वो हमारे पेट के अंदर वाले भाग में टच करता हुआ उस पर चिपक के जब बाहर निकलता है तो पूरे पेट को वो एक प्रकार से पेंट कर देता है। और वो हल्दी का जो पेंट जो है, जो हमारे स्टमक में, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, सीकम में, कॉलन में, रेक्टम में जब वो ऐसा पास होते होते जाता है तो अंदर वाले सतह को वो ऐसा पेंट कर देता है कि उसमें कैंसर होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इसीलिए देखा गया है कि हमारा जो भारत है उस पर यूएस के मुकाबले बहुत कम कोलन कैंसर पाया जाता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि बिल्कुल कैंसर होता ही नहीं कोलन कैंसर, कंपेरेटिवली अमेरिका से काफ़ी कम है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको कोलन कैंसर होने का चांस ज़्यादा है? जो पुराने ओल्ड एज के में हैं उनमें ज़्यादा है। जो लोग फाइबर डाइट कम लेते हैं उनको रिस्क ज़्यादा है। सीधी बात है, अगर आप प्रोसेस्ड फूड और मीट वाली डाइट लेंगे तो उनमें फाइबर नहीं रहेगा तो आप ऑलरेडी कोलन कैंसर की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। अगर आप अल्कोहल बहुत लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और अगर आपको कोई दूसरा कैंसर हो चुका है तो सीधी बात है वो मेटास्टेसिस या फिर बॉडी में फैल के आपको कोलोरेक्टल कैंसर दे सकता है। एक और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जिन मरीजों को IBD, इरिटेबल बाउल डिजीज़, या IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कोलाइटिस, कॉर्न डिजीज़, मतलब पेट से रिलेटेड बीमारियाँ जिनको है उनको ज़्यादा रिस्क होता है क्या होने का, कोलोरेक्टल कैंसर होने का। मतलब सीधी बात है, अगर हमें कोई पेट की बीमारी है तो उसका हम सही समय पे उसका इलाज कर लें तो कोलोरेक्टल कैंसर होने का चांस और कम हो जाएगा। राइट। अब आते हैं जो हमारा एक बहुत सारे लोगों को एक और प्रॉब्लम होती है। उनका प्रॉब्लम ये होता है, सर जेनेटिक्स का क्या है अगर हमारे फैमिली में किसी को है? तो ध्यान रखिएगा, जो जेनेटिक्स है 75 से 95% लोग ऐसे लोगों को कोलोरेक्टल कैंसर होता है जिनको कोई जेनेटिक रिस्क नहीं है, जिनके फैमिली में कुछ नहीं था। कहने का मतलब ये है, ये पूरा हमारे आदतों के ऊपर डिपेंडेंट है, ये कैंसर होगा कि नहीं होगा। जैसी हमारी आदतें होंगी वैसा ही हमको कैंसर है। भले हमको जेनेटिक्स हमारा एकदम परफेक्ट हो, एकदम बढ़िया बेस्ट हो, लेकिन अगर हमारा खाना खराब है तो हम प्रोन हैं कोलोरेक्टल कैंसर के लिए। ठीक, मैंने भी बताया अगर आपको IBD है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस या कोलन है तो आपको कोलन कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है
कि आप बहुत, अगर आप भारत में हैं या फिर आप शाकाहारी हैं या फिर आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो उसका जो बेनिफिट है डेफिनेटली आपको मिलता है, राइट। और अगर आप हल्दी का उपयोग ज़्यादा करते हैं, फाइबर वाली डाइट लेते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते हैं, तो आपको कोलोरेक्टल कैंसर होने का चांस बहुत कम है। तो सारांश, मैं इन बातों से आपको इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ कि अगर हम आज अपनी आदतें बदल लें, नॉन वेजिटेरियन फूड जितना हो सके कम कर दें। अगर आप नहीं खाते बहुत अच्छा, अगर खाते भी हैं तो धीरे धीरे उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे, फल सब्जियां बढ़ाएंगे और हल्दी का यूज़ ज़्यादा करेंगे, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि आप यूएस में रहते हैं तो आपको भारत आना पड़ेगा ये सब करने के लिए। अगर आप, चूँकि हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जो एनआरआईज हैं, बाहर अलग अलग देशों में रहते हैं, तो भले चाहे आप किसी भी देश में रह रहे हों, आपको हैबिट बदलने के लिए और किसी टाइम का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आज टाइम है आपके पास, क्योंकि कोलोरेक्टल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको बहुत आसानी से बचा जा सकता है। फिर कुछ ऐसे कैंसर है जो बहुत डेडली होते हैं, जिसमें पैंक्रियाटिक कैंसर है, बहुत जल्दी उसमें मॉर्बिडिटी है, मतलब बहुत जल्दी पेशेंट उसमें एक्सपायर कर जाता है। लेकिन कोलोरेक्टल कैंसर प्रिवेंटेबल है, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब इसको इससे बचाया जा सकता है। तो क्यों ना जो चीज़ को बचाया जा सकता है, जो हमारे हाथ में है, हम उसको बचा लें अपनी आदतें को सुधार के। जब आप ये सब आदतें बदलेंगे तो ना केवल कोलोरेक्टल कैंसर से आप बचते हैं, और भी बाकी जो फ़ायदे हैं, हर चीज़, हर तरफ, चारों तरफ इसका बेनिफिट मिलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। आई होप यू विल डू इट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।